देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को भले ही 2 हफ्ते में वापसी के लिए यूपी के लिए आदेश दे दिया है, लेकिन 2 हफ्ते की मियाद में से 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिसके बाद यूपी सरकार ने मुख्तार को खुद पंजाब से वापस लाने की तैयारी तेज की है। इसके लिए जल्द ही हाई लेवल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्तार को सुरक्षित यूपी लाने की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक दूसरे राज्य की जेल में बंद किसी अपराधी को वहां की पुलिस के साथ ही लेकर आना होता है। ऐसे में क्या संभव हो पाया तो यूपी पुलिस खुद मुलजिम को लेने के लिए दूसरे राज्य जा सकती है। इसके लिए एसटीएफ और यूपी पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और माना यह जा रहा है कि जल्द ही 2 हफ्ते की मियाद पूरी होने से पहले खुद यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को वापस लाने के लिए पंजाब जा सकती है। इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका अध्ययन करने के बाद से शासन स्तर से आदेश जारी होंगे। जो भी शासन का आदेश होगा कि उपरोक्त बंदी को कहाँ लाना है, तो उस हिसाब से मानक के हिसाब से जेलर फोर्स की डिमांड करेंगे और उतनी फोर्स मुहैया कराई जाएगी और प्रिजनर्स को ले आने ले जाने के भी नियम और नियमावली है, उस हिसाब से ही फोर्स की व्यवस्था की जाएगी और जो भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। मुख्तार को यूपी लाने की घड़ियां नजदीक आ गई हैं। यूपी के जेल महकमे की एक टीम जल्द पंजाब के रोपड़ जेल में जाएगी और मुख्तार को यूपी लाने के लिए सारे इंतजाम सुनिश्चित कराएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षक कोरोना संक्रमित विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 31 मार्च के बाद ऑनलाइन पढ़ाई की मांग की है। और आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फिलहाल 31 मार्च तक ही ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश थे, लेकिन अब इसे बढ़ाने की मांग है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कोरोना के मद्देनजर इस मांग को सामने रखा है। फिलहाल 31 मार्च तक ही ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश थे, लेकिन इसे आगे बढ़ाने की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेने लगा है। हर दिन देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो यूपी में कोरोना के नए मामले करीब 9000 के पार पहुंच गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 918 नए केस मिले कोरोना के। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ 446 मामले शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे का अंदाजा इस बात से भी आप लगा लीजिए कि 1 मार्च तक पूरे राज्य में, पूरे यूपी में कोरोना के महज 2078 एक्टिव केसेस थे, लेकिन 29 मार्च एक्टिव केसेस की संख्या 8669 पहुंच चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 598 लगभग 600 समझिए मामले लखनऊ के हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एसीएमओ डॉक्टर एमके सिंह का कहना है कि बाहर से यूपी आने वाले लोगों की वजह से इस मामले में इजाफा हुआ है, खास तौर से उन राज्यों से जहां कोरोना के मामले देश में सबसे अधिक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की है। देखिए, एक चीज़ आपको ये स्पष्ट बता दूं कि लखनऊ में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या इस होली फेस्टिवल के नाते जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए। दूसरा ये देखा गया कि अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उनके घर के जो कॉन्टैक्ट थे, जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करते हैं तो अधिकांश लोग उसमें से संक्रमित पाए गए। वो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन ये है कि वो पॉजिटिव पाए गए और उसके लिए जो है वो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी खबर देहरादून से, कोरोना के चलते 4 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के सरस्वती सोना मार्ग लक्ष्मण चौक क्षेत्र का एक इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते देहरादून में ही 4 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। इसमें गोलवे कॉटेज से सेंट जॉर्ज स्कूल, बार्लोगंज, मसूरी, नेहरू कॉलोनी देहरादून का मकान नंबर 144 का इलाका और ऋषिकेश का गुमानी वाला क्षेत्र गली नंबर 3 भी शामिल है। यहाँ लॉकडाउन वाली स्थिति है। यहाँ के लोगों को घरों से निकलने की परमिशन नहीं है। जरूरी सामान लेने के लिए परिवार का एक सदस्य ही सरकारी मोबाइल वाहन से जा सकता है।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले करीब 1 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की कोरोना से जान गई है। प्रदेश में कोरोना के 1696 एक्टिव केस हैं, जबकि 5925 जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब देश के 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना की RT-PCR की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही वो प्रदेश में किसी तरह की एंट्री पा पाएंगे। और खबरों का रुख करते हैं, जहां कन्नौज से बड़ी खबर मिली है। कार और बाइक की टक्कर हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कार सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है। तलग्राम थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। कार सवार 2 लोग घायल हैं। कन्नौज से हादसे की खबर। प्रदेश में तमाम जगहों पर सड़क हादसों के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको चलिए 4 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 सिपाहियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां कानपुर लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ जाके कार में घुसी, जिससे कार चालक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीसरी तस्वीर सोनभद्र की है, जहां सिहुआ गांव के पास एक कार पेड़ से जा टकराई, 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में एक नाबालिग भी शामिल है। हादसा भैंस को बचाने के चक्कर में हुआ। चौथी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही 2 युवतियों को टक्कर मार दी। एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बुरी तरह से घायल है। इस दौरान लोगों ने बस चालक की पिटाई भी की। और बांदा के जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट की तस्वीर सामने आई। आखिर क्या वजह रही कि लोग अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए उतारू हो गए? देखिए इस रिपोर्ट। अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीरें शायद पहले न देखी। तोड़फोड़ करने वालों के हाथ जो भी आया, उससे कहीं अस्पताल के लगे शीशे को तोड़ा, कहीं दरवाजे तोड़े तो कहीं काउंटर। इस दौरान कर्मचारियों को लाठी डंडों से भी पीटा गया। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बादा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ नशेड़ियों ने पहले खूब हंगामा काटा और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसे देखकर डॉक्टर भी अपनी जान बचाकर भागे। हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये तोड़फोड़ हुई, वहाँ पुलिस नजर नहीं आई, जबकि वहीं से चंद कदम की दूरी पर SP आवास है। खबरों के मुताबिक एक युवक की मौत के बाद इन लोगों ने तोड़फोड़ की। ऐसे में सवाल ये कि क्या लोगों में कानून का खौफ नहीं रहा? तभी तो जहां चाहा वहीं तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उधर रामपुर में कर्ज में डूबे मिठाई विक्रेता ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि ब्याज पर लिए पैसे नहीं चुका पाने के चलते व्यापारी ने खुदकुशी की। मृतक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें कर्ज दे पाने वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में कर्ज देने वालों पर धमकी देने का भी जिक्र है। मामला मिलक थाना क्षेत्र का है। संत कबीर नगर में एक छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला महुली थाना क्षेत्र के सुखीपुरवा गांव का है। वहीं हमीरपुर में एक नाबालिग छात्र ने आत्मदाह की कोशिश कर दी, जिसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। पीड़िता ने गांव पर ही नाबालिग से पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इसी कड़ी में सीएम ने पश्चिम बंगाल, केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कई जनसभाएं की हैं और अब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से अवरोध हटाने को कहा है। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ लगभग 4 महीने से चल रहे आंदोलन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे का एक हिस्सा बंद पड़ा हुआ है। इसी को लेकर नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि गाजीपुर बॉर्डर बंद होने की वजह से दिल्ली से नोएडा जाने में काफी वक्त लगता है। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। अब याचिका पर 9 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई। किसान आंदोलन को आज 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लगातार किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों के सामने दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेडिंग लगाई हुई है और लगातार अगर आम जनमानस की बात करें तो वो यहाँ से गुजर नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। इधर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, उधर सामने किसान बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से जो आम जनमानस है वह काफ़ी परेशान है। वहीं जो नोएडा की एक महिला है जिनका नाम मोनिका अग्रवाल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की और ये कहा कि मुझे नोएडा से दिल्ली आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को ये निर्देश जारी किया कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर अवरोध है उसको हटाया जाए, यानी कि किसानों को यहाँ से हटाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को 9 अप्रैल का समय दिया है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस क्या अर्जी दाखिल करती है इस जवाब में। वहीं उसके बाद देखा जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों के लिए भी काफी सहूलियत होगी। आपको बताएं, पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की बेहतर कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। डासना से मेरठ तक बनी लेन की अगर बात करें तो अभी कम गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन आगे चल के नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी समय की बचत होगी। गाजियाबाद से मेरठ जाने में वक्त सिर्फ 30 मिनट का लगेगा और मेरठ से दिल्ली तक का सफर 60 मिनट में लोग तय कर सकेंगे। ये सारी सहूलियत है, जाम या फिर रेड लाइट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सल्ट में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं, जिससे साफ लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सल्ट उपचुनाव की सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर दिया है। महेश जीना को उम्मीद है कि सल्ट की जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। बीजेपी ने महेश जीना को टिकट देकर सहानुभूति का दांव खेला है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयानों में भी साफ झलक रही है। विपरीत परिस्थितियों में सल्ट का जो चुनाव है वो हो रहा है। विदित है कि हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय होनहार विधायक जिस प्रकार से उनका कोरोना के कारण डेथ हुई है,
ऐसी परिस्थितियों में यहाँ का चुनाव संपन्न होना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत दुख भरी व्यवस्था है। लोग इस चीज़ को लेकर मन में अंदर ही अंदर जीना जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है वो इस रूप में है कि एक बड़ी जीत के साथ सल्ट विधानसभा को और उसको जिताकर भेजा जाए। कांग्रेस की तरफ से सल्ट में गंगा पंचोली मैदान में है। गंगा पंचोली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है। जो हमारे इनकम के साधन थे और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं। मैं तो 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास पैसा हो सकता है लेकिन लोग नहीं हो सकते। और मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ, मेरे साथ मेरी क्षेत्र की जनता है, मतदाता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। भाजपा की कोशिश है कि सल्ट सीट पर फिर से काबिज हुआ जाए, मगर सत्ताधारी पार्टी के लिए सल्ट उपचुनाव चुनौती भरा माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस भी इस सीट पर अच्छा खासा दमखम रखती है। पिछले चुनाव में गंगा पंचोली ने भाजपा को टक्कर दी थी और वो सिर्फ 3000 वोटों के अंतर से हारी थी। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट के साथ देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। बड़ी खबर देहरादून से। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में दिग्गज कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल का नाम भी शामिल है। हरीश रावत, देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी प्रचार करेंगे। तो सल्ट उपचुनाव कांटे की टक्कर, जहां एक साख दांव पे लगने वाली बात है, जहां पूरी कोशिश के साथ चुनाव से पहले सल्ट का उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट का काम करेगा क्या? इसी के मद्देनजर ताकत झोंक देना चाहते हैं दोनों दल। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और देखिए इसमें तमाम दिग्गज नाम शामिल हैं जो सल्ट में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल, इसके बाद हरीश रावत, देवेंद्र यादव, अध्यक्ष प्रीतम सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सल्ट उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती हैं दोनों पार्टियां और इसके लिए पूरा दम लगाने की तैयारी। और माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को मऊ ने प्रशासन में मुख्तार अंसारी के सहयोगी एक ईंट भट्टे को सीज कर दिया है। मामला मऊ के कोपागंज इलाके का है, जहां मुख्तार अंसारी का करीबी सुरेश सिंह अपने परिवार के सदस्य के नाम पर अवैध रूप से ईंट भट्टा चला रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ईंट भट्टे को सीज कर दिया है। सुरेश सिंह के अवैध संपत्ति के खिलाफ इससे पहले भी मऊ में कार्रवाइयां हो चुकी हैं और अब तक सुरेश सिंह की कुल 4 करोड़ 79,95,000 रुपए की अवैध संपत्ति सीज की जा चुकी है। आज मुख्तार अंसारी जो आपराधिक माफिया हैं, उनके सहयोगी सुरेश सिंह जी जो भी बहुत बड़े आपराधिक माफिया हैं, इनके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। ये अपनी भाभी प्रेमलता के नाम से टांडियाव थाना कोपागंज में अवैध रूप से एक भट्टा, ईंट भट्टे का संचालन कर रहे थे और उस पर वाणिज्यिक कर से बकाया था और उसका जो ज़मीन का लीज था वो भी कागज़ अपूर्ण थे के आधार पर एसडीएम महोदय ने सीज की कार्रवाई की है। तो इसलिए आज यहाँ मौजूद हैं और सीज की कार्रवाई कर रहे हैं भट्टे के खिलाफ। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक्शन मोड में डीजीपी अशोक कुमार, लापरवाही बरतने पर डीजीपी का सख्त एक्शन, ये खबर मिल रही है, जहां चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। कई थानेदार और चौकी प्रभारी भी डीजीपी के रडार पर हैं, तो किसी भी कीमत पर कोई लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। जहां डीजीपी के रडार पर कई चौकी प्रभारी भी हैं, तो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुंभ के मद्देनजर कोई भी छोटी से छोटी लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव सफलता के साथ सफलपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जगह जगह छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में गाजीपुर के प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी की गई। ये छापा एसडीएम, सीओ सिटी और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने मारा। इस दौरान प्रिंटिंग प्रेस के पास प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर, हैंडबिल का ब्यौरा नहीं मिला।
जिससे नाराज एसडीएम ने कहा कि कहां प्रत्याशियों का ब्यौरा अपडेट नहीं कराया गया और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक ही हर प्रत्याशी को चुनाव में धन खर्च करने होंगे। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव, उनके द्वारा कितने प्रकार के पोस्टर, बैनर, हैंडबिल या स्टिकर कहां से छपवाए जा रहे हैं, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का, उसके संबंध में यहाँ पर ये वंदना अपडेट है, इनके यहाँ जांच की गई है। इनके द्वारा अभी ये रजिस्टर नहीं बनाया गया है, इनको निर्देशित किया गया है